जय श्री राम एवरीवन। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो क्या बोला था बेटा, सबसे पहले हमको जेवी चाहिए। जेवी में से क्या माइनस करते थे? म्युनिसिपल टैक्सेस। आंसर आता था हमारा एनएवी। एनएवी में से दो चीजें और माइनस होती थी। हमने बोला था 30% लगा दीजिए इसका और माइनस कर दीजिए, और इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कौन सा? प्रीवियस ईयर का और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इसके बाद जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम एचपी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये जो बातें हमने करी, ये सारी बातें ना लेट आउट के लिए थी। किसके लिए थी? लेट आउट के लिए। मतलब आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पे दिया है, उसके बाद ये सारे कैलकुलेशन हमारे काम की है। एग्जैक्टली। अब इसके साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट, कुछ और भी मुद्दे नजर आएंगे। ठीक है, पहला मुद्दा उसमें ये आता है बेटा कि अगर हमने अपनी बिल्डिंग किराए पे नहीं दी है, अगर हमने अपनी बिल्डिंग किराए पे नहीं चढ़ाई है, हम खुद उस बिल्डिंग को ऑक्युपाई करके रह रहे हैं, मतलब हम किराए पे नहीं चढ़ाते, हम उस बिल्डिंग में खुद रेसिडेंस खुद ही रह रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, इन चीजों को समझना है। तो बोला 3 सिचुएशन इसके अंदर और बन सकते हैं। पहला बोला फुल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, उस बिल्डिंग को आपने पूरे साल अपने ही कब्जे में रखा, अपने ही यूज में रखा, पहला सिचुएशन। दूसरा, हो सकता है कि आपने उस बिल्डिंग में कुछ महीने आप रहे हो और कुछ महीने उसको किराए पे दे दिया हो, कुछ महीना आप रहे हो और कुछ महीना किराए पे दे दिए हो। या फिर बोल सकता है कि आपके पास 2 से ज्यादा मकान है, 2 से ज्यादा मकान है और आप क्लेम करते हो कि सारे मकान मैं खुद ऑक्युपाई किया हूं, मैंने किराए पे नहीं दिया है। तो ये 3 अलग अलग केसेस बन जाते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड के रेस्पेक्ट में। बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वीडियो बस इसी पे बेस्ड होने वाला है, फुल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहली बात, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से इनकम जनरेट नहीं होगी। आप अपने घर में खुद रह रहे हो तो वहां से कैसी इनकम? बावजूद उसके इनकम टैक्स का क्या कहना है, ध्यान से समझेंगे इनकम टैक्स के जज्बात को। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी नील। आप रहते हो ना, इज देयर एनी काइंड ऑफ रेंटल इनकम? नहीं है, तो म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स के लिए हमने क्या बोला था? केवल वही वैल्यू माइनस की जा सकती है जो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने पे किया है। बट यहां तो आप खुद रह रहे हो सेल्फ ऑक्युपाइड पूरे साल भर। ठीक, फिर नेट एनुअल वैल्यू आएगी 0। 0 माइनस 0 कम्स टू 0। ठीक है, डिडक्शन की बारी आती है। अब जरा सोचिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना होगा? नील का 30% तो नील ही आएगा, नील लिखे या फिर 0 लिखिए। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड लोन। हाँ जी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट का यह कहना है कि ठीक है, आपकी सारी इनकम है 0, बावजूद उसके हम आपको ये वाली वैल्यू डिडक्शन के लिए अलाउ करेंगे। क्या समझे? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन होगा, आप केवल लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। आप किसका कैलकुलेशन करेंगे? केवल लॉस का। प्रॉफिट या इनकम तो बेटा 0 है, और यहां पे चूंकि इस वैल्यू को आपको माइनस करना होता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड से केवल क्या चीज होगी? लॉस जनरेट होगी। ठीक, एसएससी के लिए तो ये पार्टी करने वाली बात हो गई कि भाई कोई इनकम नहीं है, बस लॉस है। लॉस को इनकम टैक्स रिटर्न में शो करो, इनकम टैक्स वालों को बताओ कि भाई साहब हमको लॉस हुआ है, हमको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उस लॉस का उसको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो बेटा इस खुशी पे, ये जो खुशी एसएससी की है ना, इनकम टैक्स को नागवार गुजरी। उन्होंने बोला कि भाई साहब इंटरेस्ट माइनस करने को तो हम अलाउ करेंगे, बट हमारी लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि जितना भी इंटरेस्ट आ गया आप सारे के सारे यहां माइनस कर रहे हैं, नॉट अलाउड। हमारी लिमिट के अंदर ही आपको माइनस करना होगा, हमारी लिमिट के अंदर ही आपको डिडक्शन मिलेगा। और वो लिमिट क्या है? आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन ऊपर में लिख लेंगे फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड
ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है, बट इनकम टैक्स के लिमिट, परमिसेबल लिमिट के अंदर। और वो लिमिट कैसे डिसाइड किया गया? उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, आपकी बिल्डिंग कब रेडी हुई है। आपने बोला कि सर मेरी बिल्डिंग ना 31 मार्च 1999 से पहले रेडी हुई है। या तो आपने एक्वायर किया हो, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो रिपेयर, या तो रिन्यूअल, या तो रिकंस्ट्रक्शन, तुड़वा के दोबारा कंस्ट्रक्शन कराया है। तो भाई साहब जो भी लोन का इंटरेस्ट आएगा ना, उसको हम मैक्सिमम 30,000 तक आपको अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। फिर बोला आपकी बिल्डिंग, हमने दूसरे से पूछा कि भाई आपकी बिल्डिंग कब रेडी हुई है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 1999 के बाद कंप्लीट हुई है। तो हमने बोला ठीक है, एक्वायर्ड किए हो या कंस्ट्रक्शन किए हो, या तो एक्वायर्ड या तो कंस्ट्रक्शन, तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपको इंटरेस्ट के मजे लेने हैं, इंटरेस्ट का बेनिफिट एंजॉय करना है, ये वाली वैल्यू मैं बात कर रहा हूं इसकी, जस्ट सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूं। मैं बात कर रहा हूं इसका, इस वैल्यू का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इस वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख का हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। उससे कम भी हो सकता है। कब कम होगा? जब आपकी बिल्डिंग 31 मार्च 1999 से पहले कंस्ट्रक्टेड है, उससे पहले बनाई जा चुकी है, तो मेरे बच्चे उसका बेनिफिट केवल 30,000 तक लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग 31 मार्च 1999 के बाद बनी है, हम बात कर रहे हैं ये वाले की, इसकी, ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा केवल 2 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर? एक हमने लिमिट लगा दिया। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसी में जो हम बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बिल्डिंग्स हैं आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपके पास क्या है बेटा? बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में जैसे कि ये आपकी बिल्डिंग है, इसको 12 महीने में आपने केवल 4 महीने किराए पे दिया है, 4 महीना, और 8 महीना आप रहते हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 8 महीने आप रहे और 4 महीने आपने किराए पे चढ़ा दिए। ठीक, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आधा आप रह रहे हो आधा वो रह रहा है, आधे साल में आप रह रहे हो आधे साल में वो रह रहा है, हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता। हम तो भाई साहब अगर 1 महीना भी किराए में गया है, ईयर के किसी भी टाइम, किसी भी पीरियड के लिए वो किराए पे गया है, तो हम ये मान लेंगे कि आपने ये बिल्डिंग रेंटल पर्पस से बनाया था, अपने रहने के लिए नहीं बनाया था। और चूंकि आपने इसको रेंटल पर्पस से बनाया था, तो हम इसको लेट आउट मानकर ही चलेंगे। सबूत क्या है? सबूत है आपके 4 महीने का किराया। भले आप 8 महीना रहे हो अपने घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाए हैं, किराए दिए हैं। हाँ, अगर किराया दिया तो हम ये मान लेंगे कि आपकी बिल्डिंग रेंटल बिल्डिंग है, और रेंटल बिल्डिंग पे आपको लेट आउट के हिसाब से काम करना होगा। अब लेट आउट बिल्डिंग मान लिया तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको तो पता है 4 चीज़ों में कंपैरिजन करना है, MV, FR और FR, SR और AR। इन दोनों का लेना है हाई, इन दोनों का लेना है लो, और इन दोनों का अगेन हमको ले लेना है हाई। और नॉर्मल केस में क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी ना, नॉर्मली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट आता था ना, वो बनेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि यहां पे देखिए AR मतलब एक्चुअल रेंट जो आपने वसूल किया है, और अगर उस बिल्डिंग पे अगर आपने ऑक्युपाई किया था, मतलब आपने बेसिकली रेंट ज़्यादा वसूल किया ही नहीं होगा, आप खुद रह रहे थे। क्लियर? तो नॉर्मली यहाँ पे जो ये लो है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट
तो ये जो रेंट है, ये रेंट नॉर्मली आपकी बनेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। AR भी बन सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कंपैरिजन करना है, सिंपली जो आंसर आएगा वो लिख देना है, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए जाएंगे? बिल्कुल माइनस किए जाएंगे। आंसर क्या होगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या इस पे 30% का डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या इस पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सर क्या वो 30,000 एंड 2 लाख वाला ये मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग आपने मान रखा है, बिल्डिंग को आपने कंसीडर किया है लेट आउट, तो आपको पूरे इंटरेस्ट का बेनिफिट देना होगा। यहां आप ये नहीं बोल सकते कि सेल्फ ऑक्युपाइड में 30 और 2 लाख होता है। क्लियर? क्योंकि हम तो उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान ही नहीं रहे हैं, हम उसको मान के चल रहे हैं लेट आउट। क्या मान के चल रहे हैं? लेट आउट। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा मेरे बच्चे। ये टॉपिक एक तरह से देखेंगे तो अननेसेसरली एडिशनल टॉपिक बन जाता है। कैसे? क्या बोला? किसी भी पार्ट ऑफ द ईयर, साल के किसी भी महीने, अगर आपने 1 महीने के लिए भी किराया दिया है, अगर आपने 1 महीने के लिए भी किराया दिया है, तो हम ये मान लेंगे कि किराया पूरे साल भर दिया गया था और बस उसको लेट आउट मानना है। उसके बाद कोई भी प्रोविजन जैसा हम लेट आउट के लिए यूज करते थे वो सारे प्रोविजन यहां पे लग जाएंगे। यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट सेल्फ ऑक्युपाइड का आप नहीं लगाओगे। इज दैट क्लियर? बस AR कैलकुलेट करते वक्त जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल में 8 महीना लिया है, आपने 4 महीना है ना, तो 4 महीना इंटू 10,000 कर देना। 10,000 रेंट में मान के चल रहा हूं, जो भी रेंट होगा उसके 4 महीने से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्चुअल रेंट उतना ही लेना जितने के लिए आपने किराए पे दिया था। इज दैट क्लियर? बस इतनी ही बातें थी बेटा। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, मोर देन 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्युपाइड। कितने मकान? 2। क्या? देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पर्सन है, कोई पर्सन, ठीक है बेटा, कोई पर्सन है और इसने 3 मकान बना रखे हैं, 3 बिल्डिंग बना रखी है। ठीक, समझेंगे मेरी बात को, फिर यहां पे बात करेंगे। ठीक है जी। और ये भाई साहब का ये कहना है कि मैं ना यहां पे तीनों को अपने पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं। मतलब ये बोलते हैं मकान नंबर A, मकान नंबर B, मकान नंबर C, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। तीनों कैसा है? सेल्फ ऑक्युपाइड है। ठीक है। अब इनके बीच और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच लगेगा कंपटीशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या बोलेंगे कि नहीं यार, कोई आदमी एक मकान में रहता है ये तो समझ में आता है, दूसरे में भी रहता है, तीसरे में भी रहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इनके पास ढेर सारे एक्सक्यूजेस हैं। उन्होंने बोला कि मैं यहां रहता हूं और यहां मैं गैया पालता हूं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, बरोबर ना? जस्ट एक लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां रहते हैं और यहां पे हम अपनी गैया पालते हैं और इस बिल्डिंग में हम अपना स्टोर रूम बना के रखें, जो भी घर का एडिशनल सामान है उसको हम वहां पे रख देते हैं। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी 2 मकान को ऑक्युपाई कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है इस मकान में इनके गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ना हो, ये यहां गाड़ी खड़ी करते हैं। ठीक, इस मकान में इनको अपनी गैया या कोई जानवर रखने की जगह ना हो, ये इस मकान में रखते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक आदमी 2 मकान को ऑक्युपाई कर सकता है, करने को तो ढेर सारा कर सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन इनकम टैक्स के नजरों में ये लॉजिकल और रीजनेबल लगा, अभी लगा 2019 में। उससे पहले वो एक ही मकान को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। उनको ये लॉजिकल और रीजनेबल लगा कि भाई 2 मकान को हम मान लेंगे कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन भाई साहब अब हद मत करो, तीसरे मकान को यह मत बोल देना कि वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड है। आप तीसरे मकान का हमसे बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अगर किसी एसएससी के पास 2 या 2 से ज्यादा मकान हैं तो उसके चॉइस पे ठीक है, किसी भी 2 मकान A, B, B, C, A, C, किसी भी दो मकान को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे।
बाकी बच गया एक मकान। भाई साहब उसको आपको लेट आउट मानना होगा, लेकिन सवाल यह है कि ये बंदा तो इसको किराए पे दिया ही नहीं है, ताला मार के रखा है, साल भर से किराए पे नहीं दिया। बावजूद उसके गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आपके पास तीसरा मकान है तो इसको हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे। लेट आउट नहीं, क्या मानेंगे? डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट ये मान लिया जाएगा कि आपने तीसरा मकान किराए पे दिया हुआ है, ठीक। और इसका ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसे हम लेट आउट मकान का करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा मकान है तो दो मकान आपकी चॉइस पे, इनकम टैक्स वाले आपको चॉइस देंगे, आपको बोलेंगे कि दो मकान को आप अपने यूज का मान सकते हो और वो आप हमको बताओगे। एसएससी बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई साहब ये जो मकान है, इन दो मकान को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहा हूं, बाकी को आपके हिसाब से लेट आउट मान के चल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब जरा इसकी थोड़े टेक्निकल बातों को डिस्कस करते हैं बेटा। नॉर्मली हम अपने एचपी से इनकम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हम कुछ इस तरह से करते हैं, है ना। चलिए मैं बना देता हूं, फिर समझते हैं। तो ठीक है जी, हम मान लेते हैं ये दो मकान जो है ये सेल्फ ऑक्युपाइड है। समझेंगे मेरे साथ में। एचपी की इनकम के लिए सबसे पहले चाहिए जीएवी चाहिए, ठीक है। इसका आएगा नील, इसका आएगा नील। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक। जीएवी में माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, इसका आएगा नील, इसका आएगा नील, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू माइनस होगी, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं एनएवी पे। एनएवी, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे कोई वैल्यू आ सकती है। इज दैट क्लियर? कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी। आगे समझते हैं बेटा। एनएवी के बाद 30% का डिडक्शन भी मिलता है अंडर सेक्शन 24 में। यहाँ पे इसका 30% लगाएंगे जीरो आएगा, यहाँ पे 30% लगाएंगे जीरो आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब थोड़ी आगे बातें मेरे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोड कैपिटल, आपको याद होगा मैंने बोला था सेल्फ ऑक्युपाइड में 30,000 या फिर 2 लाख, 30,000 या फिर 2 लाख कंस्ट्रक्शन के डेट के बेसिस पे। 31 मार्च 1999 से पहले बना तो उसको हम बोलेंगे 30,000 तक डिडक्शन मिलेगा, और अगर उसके बाद बना है तो मैक्सिमम 2 लाख तक। सेम चीज़ दूसरे मकान के लिए भी 30,000 या फिर 2 लाख, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक। जितना इंटरेस्ट लगेगा उतना लगा देंगे, ठीक है बेटा। और फिर हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक यहाँ पे गड़बड़ नज़र आ रहा है। क्या गड़बड़ नज़र आ रहा है देखेंगे ज़रा, समझेंगे मेरे साथ। मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा पहली बात दो मकान को सेल्फ ऑक्युपाइड बोल रहा है, जो नॉर्मली होता नहीं है। कोई आदमी अपना मकान एक ही बनाता है, उसमें ही रहता है बेटा, सोना खाना रहना एक ही मकान में होता है। बावजूद उसके इनकम टैक्स ने इस बंदे को दो मकान सेल्फ ऑक्युपाइड अलाउ कर दिए, ठीक। पहली बात, यहां पे इनकम टैक्स वालों को नुकसान हो गया, क्योंकि दूसरे मकान से जो इनकम टैक्स वसूल होना था, रेंटल वैल्यू पे जो इनकम टैक्स मिल जाना चाहिए था, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। उसके बाद इस एसएससी की दादागिरी समझो। ये क्या बोलता है, यहां पे भी 30,000 या 2 लाख का मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए और यहां पे भी मिलना चाहिए। बोले इनकम टैक्स ने भाई साहब इतना भी हमको प्यार नहीं आपसे, आपको दोनों बिल्डिंग का मिला के 30,000 या फिर 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मकान बोल दिए, दोनों का अलग से 30,000 2 लाख, अलग से 30,000 2 लाख, दोनों को टोटल किया तो 4 लाख रुपए, मैक्सिमम 4 लाख रुपए का दोनों का टोटल करके आप डिडक्शन ले जाओ। ऐसा अलाउड नहीं है, या तो 30,000 या तो 2 लाख, मैक्सिमम दोनों का मिला के, क्योंकि दोनों को आपने बोला सेल्फ ऑक्युपाइड। एसएससी का सवाल सुनिए, भाई साहब मकान तो 2 है, मकान कितने हैं 2 है, और आपने बोला दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड होना चाहिए। अब इनकम टैक्स का जवाब क्या है, मकान 2 है लेकिन टैक्स पेयर तो एक है ना।
मकान दो है लेकिन टैक्स पेयर या एसएससी एक ही है ना। अगर आप अकेले बोल रहे हो कि इन दोनों प्रॉपर्टी को मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड किया है, तो इनकम टैक्स नहीं बोला कि हम बेनिफिट केवल एक आदमी को देंगे, 2 आदमी को नहीं देंगे। बेनिफिट एक आदमी को मिलेगा, डिडक्शन एक आदमी को मिलेगा, और आप तो सिंगल ही हो ना। तो हमने क्या बोला बेटा, हमने ये बोला कि भाई साहब आपको डिडक्शन केवल एक मकान की वैल्यू का मिलेगा। क्यों बेटा, देखिए आपके पास भले ही 2 मकान है लेकिन एसएससी हमारा कितना है, 1 है। तो डिडक्शन एसएससी के बेसिस पे दिया जाना चाहिए या मकान के बेसिस पे? डेफिनेटली एसएससी के बेसिस पे। तो एसएससी के बेसिस पे ये मिलेगा। क्या मेरी बातें आप लोग को समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो हमको इस सिचुएशन में बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए था जो कि यहां पे पैराग्राफ वाइज रिटर्न है। देखेंगे, मोर देन 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्युपाइड, एनी 2 हाउस ऑन डिस्क्रिशन ऑफ एसएससी की इच्छा पे विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड अदर विल बी कंसिडर्ड एज लेट आउट। कोई भी 2 मकान आप चूज कर लीजिए। अगर एसएससी स्मार्ट है, आप लोग बताइए, एसएससी स्मार्ट है तो वो कौन से मकान को चूज करेगा सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए? बेसिकली सेल्फ ऑक्युपाइड तीनों है, तीनों पे कोई किराएदार नहीं रहता, लेकिन 2 मकान चूज करने का ऑप्शन दिया गया। तो ये वो ये कोशिश करेगा कि हम ऐसे मकान को चूज करें जिसकी टैक्सेबिलिटी कम रहती है, जिसकी टैक्सेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे मकान की टैक्सेबिलिटी, जिसकी टैक्सेबिलिटी ज्यादा रहती है, उसको अगर आप चूज करेंगे तो वहां पे आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप चूज कर लीजिए एज ए लेट आउट सबसे छोटे मकान या सबसे कम टैक्सेबिलिटी वाले मकान को, ठीक है, ताकि आपको टैक्स कम से कम देना पड़े। क्योंकि गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने आपको ऑप्शन दिए हैं, तो उस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं लॉफुली। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो यहां पे हमने आपके साथ बेसिकली 3 बातें करी। सबसे पहले बोला हमने फुल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या बोला बेटा? फुल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, पूरे साल भर सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा। दूसरा, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, और तीसरा, मोर देन 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्युपाइड। इज दैट क्लियर? कुछ काम की बातें हमने आपके साथ डिस्कस करी। चलिए मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। हम इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और बातें, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपके इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। ध्यान से सारी चीजों को समझेंगे बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।